जयंती विशेष। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा का स्पेशल एपिसोड जयंती विशेष। आज बहुजन नायक कांशीराम जी की जयंती है और लगातार कल से ही मैं सीरीज चला रहा हूँ और डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं जिनके अनुभव कांशीराम जी के साथ रहे हैं, जिन्होंने उनको देखा है, सुना है, मिले हैं उनसे, उनके क्या अनुभव रहे हैं, ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को कांशीराम जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। और इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर एस एन गौतम। डॉक्टर एस एन गौतम व्यवसाय से डॉक्टर हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। 89 में जहां तक मुझे याद है लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत मुखर वक्ता है, अपनी बातें बेबाकी से रखते हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि उनके अनुभव कांशीराम जी से मिलने के, कई बार मिले होंगे और कई बड़े नेताओं से गौतम साहब के संपर्क रहे हैं, उनसे मिलते जुलते रहे हैं, तो उनके क्या अनुभव हैं और आज अगर कांशीराम जी होते तो क्या करते। जिस तरह के हालात उनकी पार्टी, उनकी बनाई हुई पार्टी के हालात जिस तरह के हैं, उस समय वो क्या करते, क्या स्थिति होती है। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा। जय भीम साथियों। मान्यवर कांशीराम जी की जन्मदिन पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, मान्यवर कांशीराम जी को जब हम याद करते हैं तो मैं अपने जीवन में अगर देखता हूं कि मेरी मुलाकात कब हुई, तो ये वाकया है सन 1978 का। सन 78। हाँ, 1978 में, जब 1977 में सरकार देश की बदल गई और उस समय मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बन गए, तो मान्यवर कांशीराम ने बाबा साहब अम्बेडकर के को लेकर के उन्होंने मेला ऑन व्हील डॉक्टर अम्बेडकर उन्होंने निकाला था। तो जब वो पहली बार, मैं ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, जब वो ग्वालियर में आने के लिए जब जैसे ही उनके आगमन का आगाज हुआ, पेपरों में आया, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने अपनी टिप्पणी दी कि हम उनके मेला ऑन व्हील को जला के राख कर देंगे। उस समय में मेडिकल कॉलेज में था, उस समय जैसी अपनी व्यवस्था हो सकती थी। हम 8-10 लड़के जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और हमारे पास जो उस समय साधन थे, मोटरसाइकिल थी, दो एक साथी पर मोटरसाइकिल थी, दो एक पर स्कूटर था, एक पर विक्की थी। आज भी मैं उन लोगों को याद करता हूँ, जैसे डॉक्टर पिपरिया हैं, डॉक्टर एल.एस. ओचारिया हैं, एक अशोक छागला हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और मैं खुद और हमारे साथ में 5-6 साथी और हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर उमेश गौतम, हम सब लोग इस संकल्प के साथ कांशीराम जी से उस मेला ऑन व्हील को की रक्षा के लिए हम रात भर उसका पहरा दिया और हमने मान्यवर से ये कहा, आप चिंता मत करिए, यहाँ पर कोई तिल भी नहीं यहाँ पर फटक सकता है जब तक हम लोग यहाँ इसमें पहरे पर हैं। तो पहली मुलाकात हमारी इस तरह से मान्यवर कांशीराम जी से हुई थी। और उस मुलाकात के बाद, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में था, इनका अपना सोशल और पॉलिटिकल अपना एक्शन था। उस समय हमारे साथ में एक और डॉक्टर हुआ करते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, जो भिंड के बहुत मशहूर सोशल एक्टिविस्ट थे। मतलब उनकी स्थिति पर हम ये कह सकते हैं कि वो यहाँ तक बगावत करने को तैयार रहते थे कि मैं कभी भी जंगल की राह पकड़ सकता हूँ, फूलन देवी की रास्ते पर चल सकता हूँ। उनका नाम था राधेलाल जर्मन। एमबीबीएस करने के बाद मान्यवर के साथ में बहुत नजदीक हुए रहे, लेकिन दुर्भाग्य के वो अब इस दुनिया में नहीं है, कैंसर से उनकी असमय मृत्यु हो गई। अगर वो हुए होते या आज वो जिंदा होते, तो ग्वालियर डिवीजन में उनसे आगे बढ़कर के कोई भी कांशीराम जी का समर्थक हो नहीं सकता था। वो पहले समर्थक थे और हम उनके साथ थे, क्योंकि वो मेरे सीनियर भी थे और हमारे साथ में एक अच्छा जुड़ाव था। और विशेषकर सामाजिक, और ग्वालियर की जैसी पृष्ठभूमि रही है भिंड मुरैना ग्वालियर की, वहाँ लोग बाग अपने आप को इस भाषा से अपने आप को ज्यादा, या अपना संबंध कि मेरा किस डकैत से क्या संबंध हो सकता है, कौन मतलब एक रिवोल्यूशनरी सोच के लोग बाग इस भावना को रखते थे और आज भी रखते हैं कि हम भिंड मुरैना ग्वालियर के हैं तो हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, चाहे उसके लिए हमें जंगल की राह, मतलब डाकू भी बनना पड़ जाए, लेकिन हम बगावत करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि डाकू सब तो प्रचलन में है, लेकिन पुराने समय में ये सब था बागी। तो कांशीराम जी से जब पहली मुलाकात हमारी ये हुई, और उसके बाद 80 में मैं ग्वालियर से दिल्ली आ गया
राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एज ए जूनियर रेजिडेंट, हाउस सर्जन जिसे कहते हैं। और उस समय हमारी मुलाकात हुई और वो उस समय करोल बाग में रहते थे। हम मंथली जो चंदा दिया जाता था उसके लिए हम बाउंडेड थे अपने आप में, कि जब भी कोई साथी आएगा हमें बामसेब का चंदा देना ही होगा, क्योंकि हम सर्विस में करते थे और अच्छा लगता था कि जब कोई साथी आता था उसके साथ बैठ के चाय पीते थे और चंदा वगैरह देते थे, तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे कि हम समाज के प्रति जागरूक हैं। इन्हीं बातों में फिर उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जो साइकिल रैली उन्होंने निकाली, और ये बात होगी शायद 82-83 के करीब की होगी, जब बीएसपी नहीं बनी थी। तो कांशीराम जी ने एक साइकिल यात्रा निकाली, जो दिल्ली से चल के मथुरा, आगरा, अलीगढ़ उधर से होती हुई ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने रैली का जब आह्वान किया, तो उस समय मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में था। मेरे साथ में एक डॉक्टर बी राजू आंध्र प्रदेश के थे, दूसरे एक डॉक्टर राजू थे, एक डॉक्टर दयाचंद थे। हम सब लोग जब साथ में, तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया। उस समय मेरे पास में स्कूटर हुआ करता था, ये 82-83 की बात है। तो मैं डेली एक व्यक्ति को स्कूटर पर मेडिसिन और फर्स्ट एड का सब सामान लेकर के उस रैली में, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, तो मान्यवर की उस रैली में हम लोग दिल्ली से आगरा तक हमने उनका साथ दिया था, कि आगरा में मेडिकल कॉलेज, आगरा के बच्चे या वहाँ के मेडिकल वाले अब आ जाएंगे, तो 3 दिन तक हम डेली दिल्ली से जाते थे और दवाइयाँ सब सामान लेके जाते थे। रास्ते में मान्यवर को कहीं किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, तो मथुरा से आगे हम उनको छोड़ के 3 दिन की यात्रा में छोड़ के फिर वापस आ गए थे। हमने कहा अब आप आगे की यात्रा पूरी करके आप आएँ। तो हम ज़मीनी तौर पर जो शुरुआत का जो मूवमेंट था उसमें हम जुड़े रहे। फिर क्योंकि हम दिल्ली में थे, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, जहाँ पर वीआईपीज़ का आवागमन होता था, तो बाबू जगजीवन राम जी से भी बहुत अच्छे, वो तो हमारे पिता तुल्य थे। हम उनके घर पर जाके किसी भी मार्गदर्शन के लिए हम उनके पास जाते थे, उनसे मार्गदर्शन लेते थे। रामविलास पासवान जी से भी हमारी उस समय दोस्ती हो गई थी, और उस समय के और एक्टिविस्ट जैसे एनजी ऊके साहब, मिस्टर भगवान दास, कांशीराम जी के बहुत नज़दीक साथ में रहने वाले डॉक्टर वो बी.आर. टमटा साहब, हम सब लोग मिल कर के कांशीराम जी के साथ बात भी करते थे। चौधरी ब्रह्मप्रकाश, फिर एक संगठन बनाया गया, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग संघ बनाया गया, जिसके चौधरी ब्रह्मप्रकाश को बनाया गया अध्यक्ष, और उस कमेटी के सभी मेंबर वो थे, जिसमें कांशीराम जी भी थे, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी थे, रामविलास पासवान थे। तो इस तरह के बड़े-बड़े अपने जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे, राकेश जी थे, रामनी और राकेश, इस तरह के ये सभी नेता इकट्ठे होकर के अपने समाज का एक ऐसा, जिसमें चंद्रजीत यादव भी थे, हम एक संगठन को चला रहे थे, जिसके चौधरी ब्रह्मप्रकाश अध्यक्ष रहे। और उसका परिणाम ये रहा कि कांशीराम जी ने पहले DS-4 बनाई, और DS-4 में उन्हें वो सफलता नहीं मिली, और उसी बीच में एक भगवान बुद्ध के नाम से एक मैगजीन भी निकलती थी, जिसको मैं समझता हूँ कि बहुजन बुद्ध विचार था क्या, एक रिसर्च के ऊपर निकलती थी, मैं शायद उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ नाम में। उसमें भी जितना सहयोग हो सकता था, और उनका एक प्लान था कि जब भी हम कभी आगे बढ़ेंगे तो हम एक प्रेस डालेंगे, और प्रेस में पूरा ही प्रेस हमारा मीडिया हमारा अपना होगा। लेकिन ये हमारे शायद मैं कहता हूँ कि परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी, कि मैं भाग्य और भगवान पर भरोसा नहीं रखता, लेकिन परिस्थितियों पर ज़रूर ऐसा रखता हूँ कि परिस्थितियाँ ऐसी रहीं जो कांशीराम जी इस उद्देश्य को पा नहीं सके कि हमारा मीडिया, हमारा संचार व्यवस्था हमारी अलग हो पाती। असमय उनका चला जाना इसके लिए बहुत बड़ा वो रहा। ठीक इसी बीच में मुझे याद आता है कि जब 84 की बात थी, और मान्यवर जब चुनाव लड़ रहे थे इलाहाबाद से, उसी बीच में इंदिरा गांधी के ये नहीं, ये तो बाद की बात है। इससे पहले जब मान्यवर 84 या 83 में मान्यवर ने एक शब्द कहा था, मैगजीन जो उनकी निकलती थी उसमें, कि चमारों के चर्बी चढ़ गई। क्योंकि मैं बड़ा इस मामले में अपने आप में बहुत स्पष्ट था, इसलिए मैं उनसे मिलने गया और उनसे मैंने कहा, आपने ये किस आधार पर? मैंने कहा, चंदा भी हम ही लोग देते हैं, मार भी हम आपके आंदोलन में खाते हैं, और सब संघर्ष में हम आगे बढ़ के आपका साथ देते हैं, और आपने ये शब्द क्यों कहा कि चमारों के चर्बी चढ़ गई? तो साथियों, मैं उस दिन
उनसे पहली बार पूरी तरह से अपने दिमागी तौर पर मैं उनके प्रति समर्पित रहा। उन्होंने मुझे जो अपने फैक्ट्स बताए, जो उन्होंने भावनाएं बताई कि हम जो लोग सर्विस कर रहे हैं वो इस बात को भूल गए हैं कि हमारा पूर्व क्या था। हम जिस परिवार, जिस कुटुंब, जिस स्थितियों से हम आए, हम इसे भूल रहे हैं। जो लोग थोड़ा सा भी कमा खा रहे हैं और उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं उन्हें जगाने के लिए इस शब्द को कह रहा हूं। हमें इससे बचना पड़ेगा और इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस बात के लिए सॉरी कि मैंने आपसे ये क्वेश्चन रेज किया। अगर उन्होंने नहीं, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया और इस प्रश्न का जवाब देना मेरी पहली जिम्मेदारी बनती है, और उन्होंने उसका बड़ा स्पष्ट जवाब दिया। इसके बाद कुछ राजनीतिक समीकरण इस तरह के बने कि जब रामविलास पासवान जी से मेरी अच्छी दोस्ती थी, मीरा कुमार से भी अच्छी दोस्ती थी, मायावती जी उस समय राजनीति में उभर रही थी, और इनका 1981 में जब मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में था, तब ये मेरे पास आई थी। पेशेंट को दिखाने आते थे, वामसेत के एक एक्टिविस्ट के तौर पर ये आती थी। इनके पैर में एक बड़ी रसौली थी जिससे पैर इनका सीधा नहीं पड़ता था। उस समय ये टीचर थी, तो बड़े जुझारू तौर पर हमसे बात करती थी, हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता था। तो इनके पैर को ऑपरेट करके उस समय हमने ठीक किया। हमने कहा आपकी ये गठान निकाल देते हैं, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसने मायावती जी के पैर का ऑपरेशन आपने किया? मैंने खुद ने। मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में सर्जरी डिपार्टमेंट में था और ये मेरे से मिलने आती थी, एक्टिविस्ट के साथ में आती थी क्योंकि उस समय ये टीचर थी। तो उसके बाद इनका महिपालपुर में मैंने प्रैक्टिस शुरू की। तो 82 से लेकर के 88 89 तक मायावती जी अपने जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता और पेशेंट और जो भी थे, बिजनौर से आते थे, कहीं से आते थे, 3 व्हीलर में सवेरे भर के महिपालपुर में मेरे घर आती थी सवेरे सवेरे। तो मैं सबको देखता था, सेटिस्फाई करता था। एक दो लोगों ने जाट, क्योंकि मैं जिस जगह रहता हूँ वो जाटों का घर था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये कौन आता है सवेरे सवेरे आपके यहाँ बड़ी जोर जोर की आवाज में और पूरे समाज को ललकारते हुए मतलब उस भाषा, इनकी भाषा तो बड़ी अक्खड़ भाषा है, तो उस भाषा में कि ये कहता है। मैंने कहा ये हमारे समाज की एक्टिविस्ट हैं, और हमारी मिसेज ने भी एक दो बार इनको कहा कि आप थोड़ा सा पोलाइट भाषा का उपयोग किया करिए। हमारी मिसेज रेखा गौतम, उस समय ये लेक्चरर थी। तो एनी हाउ ये तो सब चलता रहता है परिवार में। और उसके बाद जब कांसीराम जी ने 85 में, अभी ये 89 में, जहां तक मैं समझता हूं, हमारी बीएसपी का सबसे पहला कैंडिडेट के तौर पर अगर चुनाव लड़ा था तो मायावती ने बिजनौर से लड़ा था। और बिजनौर से जो 85 का चुनाव था, ये बड़ा हमारे समाज के लिए बड़ा दुखदाई कह सकता हूं कि लड़ने वाले तीनों लोग वो दिग्गज लोग थे जो राष्ट्र की अनुसूचित जाति कही जाने वाली जाति का नेतृत्व करने वाले लोग थे। एक तरफ मीरा कुमार, बाबू जगजीवन राम की बेटी, एक तरफ रामविलास पासवान, एक तरफ मायावती, कांसीराम जी के आंदोलन की सबसे सशक्त लीडर। और जब बिजनौर में कांसीराम जी का आंदोलन जब चला और मायावती जी 65,000 वोट से चुनाव हार गई और मीरा कुमार उसमें जीती, रामविलास पासवान, तो इन तीनों के बीच में मैं पिस गया, क्योंकि ये तीनों लोग मुझसे परिचित थे, बहुत अच्छी तरह परिचित थे। मायावती जी को ये लगने लगा कि मैं रामविलास पासवान का आदमी हूँ, समाज का किसी ने नहीं माना। और मीरा बहन जी कहती थी कि नहीं, आपकी देखो वो मायावती मेरे को कोर्ट में परेशान कर रही हैं, रामविलास पासवान जी परेशान कर रहे हैं। मैं और उसके कारण मुझे बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसके लिए मैं कोई गिला शिकवा नहीं करता हूँ, क्योंकि जब किसी से परिचय होता है तो ये सब चीजें होती रहती हैं। उसके बाद जब 89 में सत्ता परिवर्तित हुई, बीपी सिंह उसमें आगे आ गए, और तब तक रामविलास कांसीराम जी भी उस आंदोलन में जुड़े रहे। लेकिन जैसे ही जनता दल बना, जनमोर्चे तक कांसीराम जी साथ थे, लेकिन जैसे ही आपका ये जनता दल बना उसके बाद वो अलग हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अलग से चुनाव लड़ूंगा, अपनी पार्टी अलग खड़ी करूंगा। और उसमें मायावती जी फिर चुनाव जीत के आई, अकेली कैंडिडेट आई थी। और उसके बाद
जिस तरह का एपिसोड आया 91 में, 91 में मैं भी चुनाव लड़ा और उस समय मैं फिरोजाबाद से सिर्फ, पहले मेरे को इलेक्टेड डिक्लेयर किया गया और उसके आधा घंटे बाद, क्योंकि सरकार बदल गई थी, मुलायम सिंह की जगह कल्याण सिंह की सरकार आ गई थी और जैसा कहा जाता है कि बीजेपी ने या किसी ने भी जो भी बेईमानी की हो, मैं ये मानता हूं कि उस समय मुझे बहुत ही बुरी तरह बेईमानी करके हराया गया था और काउंटिंग में मेरी भी अपनी, क्योंकि मैं उतना ज्यादा राजनीति से परिपक्व नहीं था कि मैं किसी चीज को बाज कर पाता और कहीं ना कहीं इमोशनल उसमें मैं 350 वोटों से मुझे हारना पड़ा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आदमी के निखरने का। मैं समझता हूँ वो मेरी हार मेरे जीवन में बहुत बड़ी सोच को बदलने वाली थी। और उसके बाद जब आंदोलन आगे चला, मुलायम सिंह जी ने नई पार्टी बना ली थी। जब उन्होंने ये समाजवादी पार्टी बनाई, चंद्रशेखर उनके साथ थे। मंडल कमीशन पर जिस तरह का मुलायम सिंह ने अपना रुख अपनाया, वो शायद मैं समझता हूँ पिछड़ों के लिए घातक था, लेकिन उनका अपना सोच हो सकता है, उसका बेनिफिट उन्होंने राजनीतिक लिया हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती थी मुलायम सिंह जी की। खैर एनी हाउ, 92 में जब इनका कॉम्बिनेशन हो गया 93 के इलेक्शन के लिए, मुलायम सिंह और कांसीराम का, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सिंबॉलिक लड़ाई हो सकती थी और एक नारा चला था। वो नारा लोग बाग अब भुला बैठे हैं क्योंकि उसमें नाम जुड़ जाता है, जबकि भावनाएं जुड़नी चाहिए थी, लोगों को, समाज को जोड़ना चाहिए था, जिसका नाम था कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा हो गए जय श्री राम। तो दरअसल क्या था कि हमारे यहाँ से एक मिस्टर जय राम निषाद वो चुनाव लड़ रहे थे, तो जय श्री राम के उसमें उन्होंने एक नारा बना दिया था कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा हो गए जय श्री राम। तो ये अगर आंदोलन आज फलीभूत होता तो आज हमको ये नहीं देखना पड़ता, आज भारत की गद्दी पर कोई भी पिछड़ा बैठा होता या कोई भी बहुजन का व्यक्ति बैठा होता है। इसके लिए बहुत बड़ी गलती कांसीराम जी और मुलायम सिंह जी के बीच में। खैर कांसीराम जी को तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, जो कुछ भी हुआ वो एक कालांतर में एक ऐसा इतिहास है जिसको दोहराने और जिसको याद करने पर कोई अच्छा नहीं लगता है। और उसका परिणाम हमने देखा कि जब 19 में बहन जी और अखिलेश में समझौता हो गया तो उसका परिणाम भी निकला कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट 15-20 ही सही लेकिन आ तो गए, पहले तो हम बिल्कुल जीरो थे। तो ये आंदोलन एक ऐसा विघटनकारी सोच ले बैठा था, क्योंकि सामाजिक, हमारा देश बड़ा सामाजिक कुरीतियों से भरा हुआ है। जाति के नाम पर हम एक दूसरे को घृणा और अपमान की दृष्टि से देखते हैं और यही बहुत बड़ा कारण बना कि मायावती और मुलायम सिंह जी के बीच में झगड़ा ना हो करके, व्यक्तिगत ना हो करके, ये जातिगत झगड़ा और अपमान की दृष्टि पर जो गया, ये बहुत बड़ा कुठाराघात था समाज के लिए। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं अखिलेश को कि उन्होंने मायावती जी के साथ आकर 19 में जो चुनाव लड़ा, परिणाम चाहे कुछ भी हुआ हो, बहन जी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन मैं अखिलेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को करता हूं, उन्होंने पलटकर ऐसा कोई जवाब नहीं दिया जिस जवाब से समाज के बीच में कटुता फैलती। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद जो कांसीराम जी को लेकर के एक बात और भी है कि कांसीराम जी कहते थे कि चमचों से जो सावधान रहना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं कांसीराम जी भी इसके शिकार हो गए। जब उनका आंदोलन पीक पर था, लोग अपनी बातों को इतने ही चाटुकारिता तौर से कहते थे जिसके कारण वो ऐसे लोगों पर विश्वास कर बैठे जो लोग विश्वास के लायक नहीं थे। और उसका परिणाम ये रहा कि आज हमारा बहुजन आंदोलन कमजोर इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे सबसे बड़े जो योद्धा लोग थे, उन लोगों में आपस में कहीं ना कहीं मनमुटाव हुआ। उन्होंने वैचारिक मतभेद किसी में भी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद है, और मतभेद भी नहीं, मनभेद है। एक दूसरे को नहीं पसंद करते हैं और इसका परिणाम आज आप देख रहे हैं कि आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, कांसीराम जी की विचारधारा को कुचलते हुए, दरअसल लोग बाग कांसीराम जी को कांसीराम समझते हैं। कांसीराम नहीं है, कांसीराम एक इंस्टीट्यूट है, कांसीराम एक ऐसा आंदोलन है जिसका नाम, जैसे डॉक्टर अंबेडकर जय भीम कहते ही एक जोश अलग से आता है, और जय भीम के साथ में जय कांसीराम जब मिल जाता है तो एक नई सोच आती है, और वो सोच आती है यूनिटी बनाने की।
कि हम किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसी चीज से प्रेरित होकर के मैंने भी अपने आप में ये कहा है कि एक संपूर्ण सामाजिक क्रांति की बात होनी चाहिए और उसमें भाईचारा, बहुजन भाईचारा होना चाहिए। और बहुजन भाईचारे के लिए बहुत जरूरी है कि हम टूक रोटी नमक आंदोलन, मैंने एक नाम भी दिया है कि टूक रोटी नमक आंदोलन, कि हम आज सफाई कर्मचारी, जिसको जाति को अगर हम नाम लेते हैं तो अपमान लगता है, उसके हाथ का छुआ हुआ पानी तो हम पीते नहीं। आज पूरा देश इस बात को पूछना चाहता है कि जो सवर्ण समाज है, जिसके लिए कांसीराम जी ने कहा था सांपनाथ और नागनाथ, आज वो समाज, उससे जाकर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर, हमारे लोग, हमारे नेता उनके शरणागत होकर के कहते हैं कि आप हमारी रक्षा करिए। वो रक्षा क्यों करेंगे? सदियों से उन्होंने गुलाम रखे, तुमसे गुलामी करवाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। वो भला तुम्हारे को आजाद करके, तो वो थोड़ी है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो ये गुलाम वंश के व्यक्ति, शायद कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का था। और उसको जिसने छोड़ा, वो इतिहास में एक ऐसी है कि इस्लाम के लोग बाग तो गुलाम को बादशाह बना के छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन ये रजिया बेगम वाला वो जो शायद एपिसोड है, जब मैं ज्यादा उसके इतिहास का वो समझ नहीं रहा, लेकिन मुझे ये है कि गुलाम वंश जो आया तो एक गुलाम था या उस राजा का, और उसने यहाँ पे सत्ता उसको दे दी थी। लेकिन ये थोड़ी ही आपको गुलाम आपको सत्ता देंगे। आपने पंजाब में देख लिया, पंजाब में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं उससे इत्तेफाक या उस पर कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब का जो मुख्यमंत्री वर्तमान में था वो बहुत योग्य था, लेकिन क्योंकि वो अनुसूचित जाति का था, और अनुसूचित जाति का नहीं होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, उसका परिणाम ये निकला कि पंजाब आज उस व्यक्ति के हाथ में गई है। परिणाम देखेंगे कि कितने दिन बाद उसका क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन आपको नेता स्वीकार नहीं। आप जो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है उसको भ्रम में रखा जा सकता है, लेकिन उसके हाथ में नेतृत्व नहीं दिया जा सकता। तो कांसीराम जी का यही कहना था कि किसी को अगर आना है तो मेरे पीछे खड़ा हो जाए। ये कांसीराम में और इसमें फर्क है। देखिए, कांसीराम जी के आंदोलन को आरएसएस ने पकड़ा, आरएसएस ने ओबीसी के व्यक्ति को आगे ला करके पूरे देश में ओबीसी के आंदोलन को अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न किया और एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जो उनके समाज का नहीं है, लेकिन उनके विचार का है, उनकी सोच का है। और उसका परिणाम क्या निकल रहा है कि आज इस देश की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो न्यायपालिका है, वो भी बंधुआ साबित हो रही है, चाहे आपके इलेक्शन कमीशन है वो भी बंधुआ साबित हो रहा है, चाहे आपका ईडी है, चाहे आपका इनकम टैक्स है, ये जो भी है ये कांसीराम की उस विचारधारा का एक रूप है। अगर कांसीराम की विचारधारा फलीभूत होती और बहुजन के हाथ में सत्ता होती तो ये बात पक्की है कि हम इन सब ऑर्गेनाइजेशन पर अपना अधिकार रखते हुए अपने लिए हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते थे। आज आपकी न्यायपालिका में कोई भी व्यक्ति नहीं है। न्याय इस तरह से बिकता है, इसकी शर्मिंदगी तो तब होती है कि एक न्यायाधीश न्याय दे करके, कैसा न्याय देता है वो अपनी जगह है, और बाहर निकलता है, जाकर के उसे राज्यसभा की सदस्यता ऑनर कर दी जाती है, उसके चरित्र पर क्या लांछन लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि, इसीलिए कांसीराम जी कहते थे कि इस देश को अगर बर्बाद किया है तो इस वर्ग ने किया है जिसे नागनाथ और सांपनाथ कहा जाता है। आज चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, हम इनके विरोध या इनकी राष्ट्रीय उस पर वो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि 70 वर्ष में कांसीराम पैदा हुए, क्यों पैदा हुए? क्योंकि हमें अधिकार नहीं मिल रहे थे। बाबू जगजीवन राम अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते उसमें खुद शामिल हो गए थे कि वो उनका वजूद ये हो गया था कि वो सत्ता के साथ है। कांसीराम ने बगावत के तौर पर एक झंडा उठाया और समाज को इकट्ठा करके ललकारा कि हमें पूछना है। आज हर व्यक्ति कांसीराम बनना चाहता है, कांसीराम को फॉलो नहीं करना चाहते। कांसीराम जी का जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं और स्वयं अपने आप को कांसीराम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जरूरत है हमें अपने अहंकार को छोड़ने की, और वो अहंकार आप कब छोड़ सकते हैं? देखिए, नाम तो लेने पड़ेंगे। आज मायावती हैं, कांसीराम जी की
अपने आप को मानती है कि वो उनकी वसीयत है। उधर मेश्राम है, वो भी कांसीराम की वसीयत है, क्योंकि वामसेप के वो चेयरमैन है। और दूसरा एक पैगाम जिसमें झल्ली है, वो भी एक कांसीराम की वसीयत है, क्योंकि पैदा तो उन्हीं ने किए हैं, उन्हीं के ये बच्चे हैं। वो न माने, उनके नाम को न लें, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके लेकिन इन लोगों में आपस में इतना अहंकार है, ये एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे को घर पर बुला करके चाय नहीं पिलाने को पसंद करते। इन लोगों ने इस देश को कितना बुरी तरह से एक ऐसे राजनीतिक मकड़ जाल में फंसा दिया गरीब को कि किसका नाम ले। ये सब लोग अच्छा सा चेहरा बना करके चंदा लेने के लिए सबके मकान पे पहुंच जाते हैं। लोग इनको चंदा देने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो चाहते हैं एक सशक्त आंदोलन को चंदा दिया जाए। तो मैं प्रोफेसर रतनलाल से भी ये उम्मीद रखता हूं, और भी सभी साथियों से उम्मीद रखता हूं, कि आप लोग इन अहंकारी लोगों को या तो एक जगह बैठाइए। अगर ये नहीं बैठना चाहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कांसीराम का एक सिद्धांत और भी था, वो ये मुझे पता है अच्छी तरह। एक दिन आरपीआई के बहुत बड़े नेताओं के साथ में मास्टर मान सिंह एमएलए हुआ करते थे, पुराने आरपीआई के, आगरा के। जब उनके साथ में, अब मेरी साथ में बैठ के बात हो रही थी, तो कांसीराम जी ने ये कहा था, हमने कहा कि आरपीआई के लोग वहां महाराष्ट्र में आरपीआई के यहाँ इन सबको क्यों इकट्ठा नहीं करते। तो उन्होंने यही शब्द कहा था कि ये सब अहंकारी लोग हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, ये एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए इनके बीच में तुम्हें अपनी नई पहचान, नई लाइन ऐसी बनानी पड़ेगी जिसके नीचे ये सब लोग इकट्ठे हो जाए। और उसका परिणाम ये निकला कि 10 साल के अंदर उन्होंने इन सब लोगों को अम्ब्रेला बना करके खड़ा कर दिया था, और हर व्यक्ति देखने लगा था कि बहुजन पार्टी के साथ में, अगर हम बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं तो अपने आप को मजबूत पाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, और उसके परिणाम नए नए निकले। लेकिन आज जागरूकता ज्यादा बढ़ी है। आज बहुजन के नाम पर ओबीसी भी अपने आप को, अपनी सत्ता, और ये कांसीराम की देन है कि आज ओबीसी का हर जाति, ओबीसी की हर जाति अपने नेता को तलाश करते हुए एक जगह इकट्ठा कर रही है। तो प्रोफेसर रतनलाल, आप प्रोफेसर हैं, आप लोगों के साथ जुड़ने में मैं, चाहे भले ही उम्र में बड़ा हो सकता हूं, लेकिन ये मान के चलता हूं कि मैं गौरवान्वित करता हूं कि मेरे वो बच्चे, जिन बच्चों के पीछे खड़े होकर के मेरा अपना उत्साह और मेरा गौरव बढ़ता है, ऐसों के पीछे खड़े होने में। वो कहते हैं ना कि किसी ने एक उदाहरण दिया था कि एक आईएएस लड़का हो गया, और जब वो ऑफिस में बैठा था तो उसके बाप उससे मिलने गए, और उन्होंने उनके कंधे पर उसके हाथ रख दिया था। बाप ने अपने बेटे आईएएस के कंधे पर हाथ रखा था। तो उस लड़के से अकस्मात उसने पूछ लिया, बेटे बताओ, इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? तो उस लड़के ने कहा कि सबसे ताकतवर मैं हूं। उसने अपने आप को कहा कि मैं हूं। बाप को बुरा लगा। बुरा लगने पर वो जब चलने लगा, तो उसने बाहर निकलने पर उसने कहा कि बेटे, तुमने बड़ा दिल को चुभाने वाली बात कह दी कि तुम बहुत बड़े। तो उसने कहा, नहीं बापू, आज अब मेरी निगाह में आप सबसे बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो उस बाप ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कहा, जिस समय आप ये पूछ रहे थे उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस व्यक्ति के कंधे पर उसके मार्गदर्शक का हाथ हो या उसके सहयोगी का हाथ हो, तो वो सबसे बड़ा ताकतवर होता है। और कि यहाँ बाहर आकर के, पिताजी आप अकेले खड़े हो, मैं आपके सामने हूं, मैं तो आपका बेटा हूं, इसलिए मेरे लिए आप सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। मैं यही अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, और विशेषकर उन पढ़े लिखे लोगों से, कि अपने जो भी सीनियर हैं उनको अपने साथ जोड़ो, उनकी योग्यता का उपयोग करो। राजनीति में तुम अपने आप को 5 साल के लिए ठहराव में ले लो। उन्हें अगर छोटी मोटी आवश्यकता होती है, चलो भाई तुम्हारा सहयोग करेंगे, लेकिन उनका पूरा भरपूर उपयोग करिए। और मान्यवर कांसीराम के इस आंदोलन को समझने समझाने, और एक बात और मैं इस बीच में आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बदले की भावनाओं को छोड़िए। हमारे समाज में कांटा सा चुभ जाता है, हम बदले की भावना की बात करने लगते हैं। वो छोटी सोच के लोग हैं जो बदले की भावना की को लेके बात करते हैं। वो चाहे कितने भी बड़े नेता बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन जिसके अंदर ये मानसिकता होती है, उस व्यक्ति का आगे का वक्त बहुत बुरा होता है। तो आपको सबको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आओ हम सब लोग अपने अंदर के अहंकार, अपनी झूठी शान और झूठी घृणा को त्याग कर
एक दूसरे के साथ मिल बैठकर खाना पीना भी शुरू करें। ये तो एक आंदोलन का एक वो कहते हैं टोकन मात्र, वो एक उत्साह के लिए होता है। लड़ाई सच्ची हमारी यही है कि हम संपूर्ण सामाजिक क्रांति का बिगुल बजाएं, और उस संपूर्ण सामाजिक क्रांति में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम और सावित्रीबाई फुले यही अकेले नहीं है, यही अकेले नहीं है। हम थोड़ी सी इसमें और ज्यादा है, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे आपके गांधी जी का भी जहां उपयोग है, हमें इन सब को अपने साथ में संकलित करते हुए देश में मानवतावादी सरकार बनानी है। मनुष्य का सम्मान, मानवता की अगर हम रक्षा कर पाते हैं, उसके लिए हम कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हमें इसके लिए आगे आना चाहिए और उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बुढ़ा साबित कर रहा हूं या मैं कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग हूं। मैं अभी भी उतने ही उत्साह से भरा हुआ हूं जितना आज से 30 साल पहले था, क्योंकि 30 साल से पहले मुझे ये ज्ञान नहीं था। 30 साल से पहले मेरी जवानी और मैं उस की बातें थी। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जो समाज की समस्याएं और जिन चीजों से मैं जुड़ा, आज मैं उतना ही जोश और खरोश के साथ हूँ। लेकिन तब मेरा जोश और बढ़ जाता है जब मेरे नौजवान साथी मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब आप आइए और हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तब मेरा उत्साह मेरे अपने 30 साल के इस कैरियर के साथ में उसकी जिंदगी का पूरा अनुभव में जोड़ते हुए अपने आप को बहुत शक्तिशाली पाता हूँ। इसलिए मैं पूरे देश के नौजवानों से, बहुजन साथियों से, मानवता में विश्वास रखने वाले किसी भी वर्ग के व्यक्ति से, हमें अपने इस भारत को, भारत के संविधान को, भारत की एकता को, भारत की इस सुंदर संस्कृति को, जो मानवता के लिए बहुत कुछ समर्पित करती है, मैं झूठे अहंकार, झूठे भगवान, झूठे अंधविश्वास, इन सब से हटके भारत की जो प्राकृतिक संपदा है, जिसके आधार पर हम अपने आप को नदियों का देश, हरियाली भी है, यहाँ बर्फ भी है तो यहाँ रेगिस्तान भी है, लेकिन दुख के नाम पर इतना अमानवीयता नहीं होनी चाहिए जितनी अमानवीयता के कारण अपनी आंखें शर्मिंदगी से झुक जाएं। इन्हीं सब बातों के बीच में आज मैं मान्यवर कांशीराम को याद करते हुए और प्रोफेसर रतनलाल को धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं 2 शब्द कह सकूं, आह्वान करता हूं बहुजन के इस पूरे आंदोलन को पुनः मान्यवर कांशीराम के विचारों पर चलाने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। जय भीम, जय कांशीराम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, ये थे डॉक्टर एस.एन. गौतम। अपनी पूरी अनुभव डॉक्टर एस.एन. गौतम ने बताया, उनके जीवन क्या अनुभव थे, कांशीराम के साथ उनके अपने निजी अनुभव थे और कई बार उनके साथ रहे। पूरा वीडियो देखिएगा, सुनते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे लगातार 2 दिन से हमें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कांशीराम जी का भारत के समाज, संस्कृति, राजनीति में क्या महत्व था। एस.एन. गौतम साहब उनके साथ रहे हैं। पूरा वीडियो सुनिए और शेयर करते रहिएगा। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। फिर मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय हिंद। जय भीम।